Good evening and welcome back to Living the Law of One. Sorry, I took a long break. I just needed it. Okay, so um, let's continue with Living the Law of One. Living the Law of One में um, तो पिछली बार हमने देखा कि का, कार्ला ने कहा था कि इस भौतिक दुनिया में हम लोगों को हर चीज़ का सबूत देने की आदत है और खास करके जैसे स्कूल में मैथ्स ज्योमेट्री वगैरह और उसके नीचे वो QED लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है क्वाड एरत डेमोन्स्ट्रेंडम मतलब कि वो जिसे साबित करके दिखाया गया है। पेज 111 इसके बारे में वो बात कर रही थी। आगे वो कहती है कि यहाँ पर हम ये जो चैप्टर है तीसरा, इसमें हम ऊर्जा के शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे वो कहती है कि जो वैज्ञानिक थियोरीज होती हैं, मतलब कि जो बातें वो लोग लिखते हैं बोलते हैं, वो बहुत ही ध्यान से किए हुए अभ्यास और एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, तो वो लोग उसे एकदम सटीक तरीके से बारीकी से हर चीज़ को साबित करते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है, कितना बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारा जो समाज है उसे इस तरह की एक्यूरेसी और इस तरह की एक एक ताकत महसूस होती है, शक्ति महसूस होती है कि हाँ, वैज्ञानिक सबूत मिल गया तो फिर तो मतलब ये चीज़ सही ही है। ऐसा समाज को ऐसा लगता है। और हर दुनिया की चीज़ को छोटे-छोटे वैज्ञानिक सबूतों में बाँट कर तो उसे साबित किया हुआ जब हम देखते हैं तो उस उससे हमें एक तरह से एक शांति मिलती है, एक तसल्ली मिलती है कि हाँ, ये सही है, हम ये कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा-सा हट के बात करूं तो आज तक गवर्नमेंट ने जितने चीजें साबित की हैं, मतलब उनके हिसाब से साबित की हैं कि नहीं, ये FDA अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट के द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसे बोल बोल के हमें बहुत सारी गलत चीज़ों की आदत लगा दी है। बहुत सारी गलत चीज़ों की। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हो, शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ये है, वो है, उल्लू बनाया है हमें दुनिया भर के झूठ बोल के। फ्लोराइड से दांत चमकते हैं, दांत बड़े अच्छे साफ होते हैं, सफ़ेद होते हैं। अरे क्यों सफ़ेद? भगवान ने उसको पीला दिया तो पीला ही सही, मजबूत तो रहेंगे। और कम से कम नमक से जब आप, या नीम की दातुन से, या किसी हर्बल चीज़ से अगर आप करते हैं, जैसे नमक हल्दी मिक्स कर लिया, तो उससे कम से कम आपका पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाई तो नहीं होगा, उसके साइड इफेक्ट्स आपको नहीं बताए। उन लोगों को पता है, और उन लोगों को पता है इसीलिए आपसे छुपाए गए, और इसीलिए आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करने को बताया गया। बहुत छोटी मात्रा में है ये केमिकल, आपके शैम्पू में, क्रीम में, मेकअप में, लिपस्टिक में, बहुत छोटी मात्रा में। लेकिन वो छोटी मात्रा में लंबे समय पे इस्तेमाल कर करके फिर जब 40-50 साल की उम्र में जाके कैंसर होता है, तो बताती है गवर्नमेंट के कैंसर क्यों हुआ। कभी किसी ने आज तक डॉक्टर से पूछा है कि अच्छा कैंसर तो हुआ, ये बताओ कैंसर की वजह क्या है? ये तो कोई पूछता ही नहीं है। उसका उस उसके बारे में लोग क्यों नहीं पूछते? लोगों ने क्यों पूछना, क्यों छोड़ दिया? सवाल करने कब छोड़ दिए? बहुत समय हो गया, एक अरसा बीत गया, लोगों ने सवाल करने छोड़ दिए। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। कौन सा केमिकल किस चीज से बनाया गया, और उसको, उसका सही इस्तेमाल क्या है, उसका गलत इस्तेमाल क्या है। पेस्टिसाइड जो कीटाणुओं को मारने की दवा आपके कोल्ड ड्रिंक्स में डाली जाती है,
और आप वो पीते हो। तो कीटाणु छोटा है तो वो तो मर जाएगा। कोको कोला से पोछा लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। और कोको कोला तो इस्तेमाल होता है, मतलब ये स्पेशली कोक जो है, पेप्सी कोक, ये तो टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्पिक से अच्छा काम करता है ये। किचन का सिंक साफ करने के लिए इस्तेमाल कर, और सस्ता पड़ता है। तो वो पियोगे, जल्दी तो नहीं मरोगे, पर आखिरकार वो आपको नुकसान तो देगा ना। उससे आपकी हड्डियां गलती हैं, आपके दांत गलते हैं। अगर एक दांत को एक ग्लास कोक पेप्सी में रख दें आप रात को, सुबह तक दांत गायब। ऐसा बहुत सारे लोगों ने ट्रायल किया है और साबित किया है, मैंने नहीं किया। तो इस तरह बहुत सारी वैज्ञानिक साबित की हुई चीजें हैं, पर पब्लिक से छुपाई गई हैं, और पब्लिक ने उन्हें अपने तरफ से साबित करना छोड़ दिया। लेकिन पब्लिक को लगता है हाँ हाँ गवर्नमेंट ने बोला तो सही, हाँ 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 एफडीए ने बोला तो सही है। एफडीए बैठा है अमेरिका में, यहाँ हिंदुस्तान के क्या हालात हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उनको क्या पता। और वहां पर जितनी, एक बात याद रखना, जितनी चीजें अमेरिका में बैंड हैं, लिटरली बैंड हैं, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं इंडिया पाकिस्तान में। और यहाँ के लोग बड़े खुशी से इस्तेमाल करते, अरे अमेरिकन है, बाहर से आया है, महंगा है, इंडियन वाला सस्ता क्यों लेना है। आपको पता भी है कि उसमें क्या है, वहां पर क्यों बैंड है। रिसर्च अब तो, रिसर्च करना इतना इजी हो गया है कि हालांकि गूगल पर बहुत सारी चीजें छुपाई जाती हैं। मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर लो, कोई और मतलब यूज कर लो ऐप, गूगल करो, रिसर्च करो, कुछ तो पता करो। तो लोगों को लगता है कि जो वैज्ञानिक तरीके से साबित हुआ है वो सही है। फ्लोराइड आपके दांतों को मजबूत नहीं करता, गलत है। उसके ऊपर एक कोटिंग पैदा कर देता है, और जो कोटिंग आपके दांतों पर पैदा होती है, आपके जीभ के नीचे और आपके मुंह के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नसों के पॉइंट्स हैं, उनके द्वारा वो फ्लोराइड अंदर आपके सिस्टम में जाके आपके दिमाग के पीनियल ग्लैंड को, जो तीसरी आंख जो होती है, ये तो बाहर से सिर्फ ये जगह दिखाई जाती है, यहाँ पर होती नहीं है। होती यहाँ और यहाँ और यहाँ के बीच में है, बिल्कुल बीच दिमाग में। वो नसों से वो फ्लोराइड वहां जाता है और आपके पीनियल ग्लैंड को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पावर और क्लेयर सेंटिएंट और क्लेयर ऑडियंट वगैरह पावर्स जो हैं, पावर जो आपकी असली शक्ति है जो भगवान ने आपको दी है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो ना आप ईश्वर से जुड़ पाते हो, मुक्ति तो भूल ही जाओ, निर्वाण तो मिलना मिलना ही ना है। तो मेडिटेशन मेडिटेशन के द्वारा, ओम की मेडिटेशन के द्वारा वगैरह आप उसे डीकैल्सिफाई कर सकते हो, लेकिन आप सोच सकते हो कि आपने जो सालों से, जन्म से इस्तेमाल किया है, उसका असर जाने में कितना टाइम लगेगा। खैर, लेट्स कम बैक टू दिस। आगे वो कहती है कि जो चेतना है, जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो ईश्वर का की जो रोशनी है, वो है बिना शर्तिया प्रेम। और उसका असर जो है वो कुछ चीजों पर तो आप साबित कर सकते हो, जैसे चावल पे साबित कर सकते हो। पके हुए चावल आपने दो कांच की बर्नियों में रख दो, एक के ऊपर लिख दो आई हेट यू, एक के ऊपर लिख दो आई लव यू, या बोल दो साथ में चावल के अंदर, और ढक्कन बंद करके रख दो। एक तो उसमें आपको फर्क दिखेगा। एक पानी के अंदर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पानी के अंदर अलग अलग चीजें बोलकर वो पानी के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने देख के तो उसको फोटो ली थी।
तो जहाँ पर गुस्सा, नफ़रत, इस तरह की चीज़ें थी और हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, 70 या 72%। तो जहाँ पर वहाँ बुरी चीज़ें थीं, वो पानी बिखरा हुआ, टूटा हुआ और बहुत ही अजीब ढंग से था। और जहाँ पर प्रेम के शब्द थे, सराहना की गई थी, अच्छे शब्द बोले गए थे, वहाँ पर जो पानी था, वो सुंदर-सुंदर मंडलास बने हुए थे, फूल की तरह। क्योंकि भगवान का प्रेम भगवान की रोशनी जो है, जो क्रिएटर की रोशनी है, वो क्योंकि प्रेम से बनी है। इसलिए जब बर्फ गिरती है, स्नोफ्लेक्स, तो वो प्रेम से बने हुए हैं, उसकी हर चीज़ प्रेम से बनी हुई है। उसका एक आकार होता है और हर स्नोफ्लेक का आकार एक जैसा होते हुए भी हर स्नोफ्लेक अपने आप में अलग है। और फूल, हर गुलाब का फूल एक ही तरह से क्यों खिलता है? हर कमल का फूल, सूर्यमुखी का फूल, कोई भी पौधा हो, मैंने मेरे इस एमेथिस्ट का जो बोल है मेरे पास इतना बड़ा, उसके अंदर मैंने वहाँ खिड़की पे भिंडी लगाई थी। भिंडी के बीज डाले, जब भिंडी पक जाती है ना, उसे पकने दो, सूखने दो, तो उसके जो अंदर के बीज है वो निकाल के मिट्टी में डाल दो। तो मैं बीज लाई थी, तो मैंने भिंडी के बीज डाले थे। तो इसके अंदर मेरी भिंडी इतनी इतनी हो गई थी, काफी बड़ी हो गई थी। और अ, भिंडी का पौधा जो था, उसको मैं इस तरफ घुमाती थी कि घर के अंदर थोड़ा अच्छा लगे। उसमें भिंडियाँ भी आती थी रोज की 2-3। तो वो जब जब धूप निकलती थी ना, वो अपने आप धूप की तरफ हो जाता था, क्योंकि धूप ईश्वर का प्रेम है, धूप ईश्वर की रोशनी है। तो वो पौधा जो है धूप की तरफ हो जाता था। फिर 2-4 दिन तो मैंने टमाटर के साथ भी यही हुआ था। मैंने चेरी टोमेटोज लगाए थे। चेरी चेरी टोमेटोज नहीं, बड़े वाले ऑर्गेनिक टोमेटोज लगाए थे। इसी के अंदर एक तरफ भिंडी थी, एक तरफ टमाटर था। मैं टमाटर को भी देखूं, वो भी धूप की तरफ हो रहा है। मैं उसको फिर घुमाऊं मतलब इसको बोल को घुमा दूं। अगले दिन देखूं वो फिर उधर खिड़की की तरफ। तब मैं समझी कि इन्हें अम, सूरज की रोशनी, शुद्ध हवा, मतलब शुद्ध तो कहाँ है आजकल, लेकिन उसकी तरफ इनका झुकाव है। तो फिर मैंने करना छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ भाई, तुम ले लो अपनी पूरी, धूप भी ले लो, हवा भी ले लो। तो हर चीज जो प्रेम की बनी हुई होती है, उसका एक बड़ा सुंदर सा आकार होता है। जैसे शंख हो गया, फूल हो गए, फूल के अंदर भी ऐसे फिबोनाची सीक्वेंस बना हुआ होता है, गुलाब के अंदर भी ऐसा होता है। पंखुड़ी ऐसे नहीं खुलती है, वो ऐसे खुलती है, एक के ऊपर एक चढ़ी होती है और ऐसे खुलती है। तो वो कहती है कि ये पानी के द्वारा जो है वो साबित हो चुका है। लेकिन कुछ हालात में और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जहां इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम किसी भी चीज को, आध्यात्मिक चीज को साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रेम और रचेता है ना, तो किसी ने प्रेम देखा है, प्रेम का एक्सप्रेशन देखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप प्रेम किसी से जता सकते हो, जताना देखा है। प्रेम को तो नहीं देखा ना, प्रेम कोई ऐसा पंछी तो है नहीं। ना तो ईश्वर को देखा है, किसी ने नहीं देखा। ईश्वर भी अदृश्य है और ना उसका कोई भौतिक रूप है। तो आध्यात्मिक चीजें जैसे कि प्रेम है, चेतना है, ईश्वर है, इस तरह की चीजें अ, साबित करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो हम साबित कर पाएंगे और ना ही जब हम साबित करने की कोशिश करेंगे तो अम, उसमें वो खुशी नहीं मिलती जो उसे महसूस करने में मिलती है, उसका एहसास करने में मिलती है। आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, इसका कोई भौतिक स्वरूप तो है नहीं, आप कैसे साबित कर दोगे? इसीलिए कहते हैं कि किसी का विश्वास तोड़ना एक पल लगता है, लेकिन दोबारा उसे पाना बहुत मुश्किल है।
आप बोलते रह जाओ लेकिन आप साबित ही नहीं कर सके कि इस बार मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा, नहीं कर सकोगे। मन में 1% शक रह ही जाएगा। उसी तरह प्रेम का है और उसी तरह चेतना का है। आगे वो कहती है, कितना सुंदर कहा है। वो कहती है कि ये जो चीजें होती हैं, चेतना की, दिमाग का, आर्किटाइप्स कहते हैं, माइंड कहते हैं, दिमाग के तरीके और सोच के तरीके और सोच की वजह प्रेम हो गया, ये सब जो है इनका कोई वैज्ञानिक सबूत बहुत मुश्किल है। हालांकि माँ ने अपनी तरफ से ईश्वर को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ईश्वर क्या है, और उन्होंने सही मायने में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। लेकिन उसमें ना खुशी नहीं मिलती। वो समझ में आ गया, ठीक है, पर जो खुशी ईश्वर के प्रेम को महसूस करने में मिलती है, वो उस वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलती है। विश्वास जो ईश्वर के ऊपर होता है, उसमें जो सुख मिलता है। तो वो कहती है कि ये चीजें वैज्ञानिक तौर पर साबित करना बहुत मुश्किल है, और इसमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि इंसानी तौर पे जो उस जिस तरह से इंसान का दिमाग चलता है आजकल के दौर में, इसमें कोई तर्क नहीं रह गया। और ये जो हमारी चेतना है, ये जब सोती है, एक बचपन में स्कूल में हमें कहानी पढ़ाई जाती थी, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स, याद होगी। वो सोती रहती है, उसको कोई जहरीला कुछ एप्पल खिला देती है, उसकी कोई सौतेली माँ या कुछ ऐसा कुछ कहानी है, याद नहीं, पर खिला देती है, और वो शैतान आता है, वो सौतेली माँ का जो दूत है वो आता है और उसके सेबों में सबसे ऊपर वो जहरीला एप्पल रख देता है, और वो एक चक मारती है और वो बेहोश हो जाती है और वो सोती रहती है। जब आप भौतिक नकारात्मक चीजों की तरफ आकर्षित होकर, एडम एंड ईव की कहानी क्या है, पता नहीं सब लोग सेब को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी पेड़ से सेब तोड़ा, एक चक मारी, और दोनों स्वर्ग से धरती पर आ गए। यही कहानी है ना। तो भौतिक चीजों में जहां पर आपका लालच आ जाएगा, जहां पर आपकी भौतिक इच्छाएं, जिसको लस्ट कहते हैं, ग्रीड कहते हैं, ये सब चीजें जहां पर आ जाएंगी, वहां पर जब नकारात्मकता आपके दिमाग पर छा जाएगी, तो आप एक गहरी नींद में चले जाओ, सॉरी, जैसे कि आप कोमा में हो। और जब तक उसे प्रेम, अब क्या होता है स्नो वाइट के साथ, स्नो वाइट को वो ड्वार्फ्स जो हैं, 7 छोटे छोटे जो ड्वार्फ्स हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं, वो उसकी सेवा करती हैं, उसका ध्यान रखती हैं, प्रेम है, क्षमा है, अम, करुणा है, सद्भावना है, इस तरह की जो चीजें, सकारात्मक 7 चीजें जो हमारी जिंदगी में भगवान ने हमें दी हैं, वो होती हमारे आसपास ही हैं। लेकिन हम जब गहरी नींद में सोए होते हैं, तो हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान कब जाता है? जब किसी राजकुमार का प्रेम आके आपको किस करता, मतलब वो यहाँ करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब ईश्वर का प्रेम सच्चा, जिसके पीछे कोई लोभ नहीं है, कोई शर्त नहीं है, इस तरह का सच्चा प्रेम जब आके आपको मिलता है, तब आपकी नींद खुलती है, और तब वो नकारात्मक सोच और भावनाएं आपके दिमाग से हट जाती हैं, उनका असर हट जाता है, और आप जो हो सकारात्मकता के साथ दोबारा जुड़ जाते हो। प्रिंस ने किस किया, उसने उठाया, और फिर वो सकारात्मक ड्वार्फ्स जो हैं, बौने जिसको कहते हैं, वो उसको नजर आए, वो उनसे मिली,
इसी तरह जब हम प्रेम और ईश्वर के जब प्रेम ईश्वर का प्रेम और उसकी रोशनी जब हमें अपने आलिंगन में लेती है, अपनी पहचान करवाती है, हमारे करीब आती है, तो हमारी ये गहरी नींद खुलती है। बहुत बार ऐसा समय होता है जब ये चेतना, जब ये ईश्वर का प्रेम, ये धीरे धीरे हमारे पास चुपके चुपके आती है और हमें हमें कुछ ऐसी सुंदर तोहफे दे जाती है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे नहीं पता था मुझे ये मिलेगा। हाँ, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। हाँ, सच में हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी वाली चीजें होती हैं। तब वो ईश्वर का प्रेम धीरे धीरे हमें आके छूता है। जब हम कोई सुंदर चीज देखते हैं, जैसे कोई कोई पंछी देख लिया। मैं तो वहां तार पे सामने तोते आके बैठते हैं ना, तो मैं ऐसे खिल उठती हूँ। और जब सामने वहां कोई ब्लू जे बर्ड आता है, ब्लू कलर के वो किंगफिशर्स या जे बर्ड्स वो आते हैं ना, वो मुझे सामने कई बार दिख जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वो मोर पंखी नीला रंग होता है उसका, ब्लू जे का तो नीला होता है। किंगफिशर का जो है वो मोर पंखी सा होता है। बहुत सुंदर होते हैं। या जिस जब धूप की किरण पड़ती, मैं तो घर से निकलती नहीं हूँ। आज सुबह वो आ, हॉस्पिटल जाना था एक्सरे करने, तो नीचे उतरी तो धूप पड़ी तो इतना अच्छा लगा, ऐसे एकदम जैसे ईश्वर का प्रेम मुझे एनवेलप कर गया हो, बिल्कुल आलिंगन कर लिया हो। तो इतनी सुंदर सुंदर जब कोई फूल खिलता हुआ देखते हो, ताजा खिला हुआ फूल पौधे के ऊपर, या किसी बच्चे की मुस्कान या उसकी किलकारी, छोटा सा बच्चा चाहे 6 महीना, साल, 2 साल का भी, मासूम बच्चे, जब उनकी मासूमियत आप देखते हो, तो वो ईश्वर का प्रेम नहीं, उसकी शुद्धता नहीं, तो क्या है। तो इसी तरह से जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा दिल उनकी तरफ जिस तरह से महसूस करता है, उस प्रेम को, उस सकारात्मकता को, वो है रचेता, वो है चेतना, वही है कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस, जिसको भी आप कहो। ये छोटे छोटे जो तोहफे हैं ना, ये भगवान देता है हमें। जब आप चल रहे हो और अचानक आप एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ देखो। मैंने उस दिन एक कौवा देखा जिसके काले पंखों के नीचे सफेद पंखों की लाइन थी, और वो ऐसे बातें कर रहा था मुझसे, करके बातें कर रहा था। पता नहीं क्या बोल रहा था, पर बहुत प्यारा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो कहती है कि जब हम गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो हमारा पूरा, जब अच्छे गाने हो, म्यूजिक अच्छा हो और उसमें शब्द अच्छे हो, रोने वाले, दुखी करने वाले नहीं, जो आपको रुला दें, जब अच्छे वाले खुशी भरे गीत होते हैं या ईश्वर के भजन होते हैं, आपका रोम रोम खुल उठता है, खिल उठता है, ऐसे जैसे पंखड़ियां खुल रही हैं। सच में ऐसा होता है, कभी सुन के देखना। जो भजन आपको बहुत पसंद हो और साथ में अगर म्यूजिक हो उसके इंस्ट्रूमेंटल, तो और भी अच्छा। और जब हम म्यूजिक को सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग की जो केमिस्ट्री है, हमारा जो फिजिकल ब्रेन है, उसकी केमिस्ट्री है, उसको बदलता है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। मेरे को तो एक ही का नाम पता है, एक होता है डोपामाइन, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है, कुछ है दो चार और, मुझे एक दो नाम ही पता है। तो वो सिक्रीट होते हैं, मतलब वो निकलते हैं आपके पीनियल ग्लैंड से या आपके, और थाइलस थाइमस थाइमस ग्लैंड, समथिंग लाइक दैट। तो वो जब निकलते हैं तो म्यूजिक की वजह से, तो हमें फर्क पता चलता है कि एक गा रहा है और एक बेसुरा गा रहा है। मतलब एक गा रहा है सा,
और एक गा रहा है सा। कैसा लगा? सारे गामा, सारे गामा। पता चलता है ना? तो जब आप सुंदर म्यूजिक सुनते हो और खास करके जब आप गाते हो, कभी कोशिश करना। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ संगीत सिखाते हैं। तो आपको सिर्फ सारे गामा ही गाना है, वही आप गा लो अलग अलग तरीके से। तो उसका अपनी आवाज पर ध्यान दो और सुनो, अपने कानों को ध्यान से सुनो किस सुर में गा रही है, किस रेंज पे जा रही है। इज दैट सा गोइंग सा, 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 नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे से शुरू होता है सा, 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 आवाज ऊंची नहीं, सुर। तो उसको क्या बोलते हैं? नोट, नोट बोलते हैं उसको। तो इस तरह से अलग अलग से सुन के आप गाने गा के देखो, आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आपका थ्रोट चक्र तो खुलेगा ही, वो अलग बात है। उसके अलावा अ, जब हम संगीत सुनते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सीखने में मदद नहीं मिलती, पर आई डोंट अग्री विद दिस। लेकिन उसके, अगर आप म्यूजिक सीखते हो, मैं जब स्कूल में थी तो जब मैं अपने पढ़ाई करने बैठती थी ना, 8 9 10 11 12 की, तो मेरा रेडियो पास में बज रहा होता था। पास हो गई मैं ठीक ठाक नंबरों में। फर्स्ट नहीं आई होंगी भले, सेकंड थर्ड फोर्थ भी नहीं आई, पास हो गई। और अच्छा ही हुआ। एवे फालतू 12 साल बर्बाद किए उस पढ़ाई लिखाई में जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन कुछ चीजें उसमें काम की थी जो हमारी टीचर्स ने हमारे जनरेशन में अच्छे तरीके से पढ़ाई। आजकल की पढ़ाई तो किसी काम की नहीं है। तो वो कहती है कि जब तक म्यूजिक और संगीत आपके दिमाग की नसों के अंदर जब वो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, तो आपका पूरा मूड चेंज होता है। मूड चेंज होता है तो आपका पूरा शरीर के अंदर एक लहर सी दौड़ जाती है। और अगर आप दुख वाले गाने सुनते हो, आप कितने भी अच्छे मूड में हो, एक दुख वाला गाना आ जाएगा और अगर उसका ताल्लुक आपकी किसी पुरानी दुखी याद से है, तो आप दुखी हो जाओगे, आप रोने लगोगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। आपको कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सर दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही, ये सब चीजें हो जाएंगी। जब हम अ, शब्द बोलते हैं आमतौर पे, जैसे हम बात करते हैं, और जब हम गाते हैं, जैसे सा, सा, दोनों में जो फर्क है उसमें एक कंपनता है। उनकी अपनी अपनी कंपनता है, जिसके अंदर चेतना है। जो हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, इसकी अपनी कंपनता है, इसका सुर तो है, ताल तो है, इसकी अपनी कंपनता है। राग के हिसाब से आप कौन सा राग गा रहे हो, उसके हिसाब से इसकी कंपनता बदलेगी। मतलब आप साधा सारेगामा भी गा रहे हो, तो उसकी कंपनता चेंज होगी। और आप सारेगामा को अलग अलग राग में भी गाया जाता है। तो अगर अलग राग में गा रहे हो तो उसकी कंपनता अलग होगी। अब मैं यहाँ पर सारेगामा पधनी सा बोल दिया, कुछ हुआ? बाबा जी का घंटा कुछ नहीं हुआ। कोई असर नहीं पड़ा, इतना बेसुरा साउंड किया। लेकिन जब आप बोलो सारे गा मा प धा नी सा, सॉरी, गला मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मुझे गाना वाना नहीं आता, लेकिन कोशिश की मैंने, उससे फर्क पड़ता है। क्यों लोग लता
पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि अगर उनकी आवाज कितनी भी अच्छी हो, अगर उनको संगीत का ज्ञान नहीं है, अगर उनको सुर ताल का ज्ञान नहीं है, तो वो बेसुरा लगेगा और वो कानों को लगेगा कि भाई नाई गाओ। सारे गा रे गा मा पावा गा, ये बेसुरा था क्योंकि ये सुर ताल के हिसाब से था ही नहीं। वो मैं शब्द चाहे कुछ भी बोल लूं, वो सुर ताल के हिसाब से नहीं था, वो बेसुरा लगेगा। इसीलिए इसी तरह से जब जो भी आप बोल रहे हो, गा रहे हो, संगीत जो है, उसकी जो कंपनता है, वो खुद चेतना है। यहाँ पे एक फुटनोट लिखा है कि एक बार एक अभ्यास किया गया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट या कुछ किया गया, जिसमें जो देखता था, जिसके अंदर उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर उन लोगों ने वो जैसे ईसीजी करते हैं ना हार्ट का, तो दिमाग पर ऐसे वो लगाए, और जब म्यूजिक चलाया, अलग अलग म्यूजिक जब चलाया, तो लोगों के दिमाग पे उसका अलग अलग क्या असर पड़ा, वो उन्होंने स्टडी किया। ये एन जे ब्लड नाम की एक महिला थी, उन्होंने किया, और कुछ और लोगों ने भी किया। और इस किताब या इस स्टडी को इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो वो nature.com/neuro/journal करके है। इसका स्टडी का नाम, टाइटल है इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट म्यूजिक। ये 1999 में नेचर न्यूरोसाइंस की जर्नल में प्रकाशित हुई थी। तो अगर आप गूगल कर लेंगे नेचर न्यूरोसाइंस, तो शायद आपको मिल जाए। जैसे होता है ना, स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, अचानक से जब चौक, अभी आजकल के जमाने में तो होता है कि नहीं पता नहीं, जब पहले जमाने में चौक के अंदर अगर कोई कंकड़ आ गया, मुझे तो वो याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। चौक में अगर कोई बारीक सा कंकड़ जैसा कुछ आ जाता था ना, तो वो की करके आवाज आती थी। उई, मतलब ऐसी कानों को चुभती थी और ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, कान पकड़ लेते थे हम लोग। ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी कंपनता बहुत ही, या जो टीचर्स हैं उनको पता होगा, जो चौक यूज करते हैं। पुराने जमाने में वो होते थे ग्लास टाइप के बोर्ड, और उसके ऊपर चौक से लिखा जाता था। आगे वो कहती है कि जब कोई हमें किसी भी लिखी हुई, कुछ सुंदर कविता लिखी, सुंदर कहानी लिखी, या कुछ कही, कुछ गाया, कुछ कहा, कुछ कविता बोली, जब आप स्टैंड अप कॉमेडी सुनते हो, तो उसके अंदर हंसी मजाक वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ तो ताने भी होते हैं सीधे सीधे, लेकिन लोग हंसते हैं। तो वो अपने आप में एक उसकी अलग सुंदरता है। जब कोई कविता बोलता है, तो उसकी अपनी सुंदरता है, क्योंकि वो भावनाओं से रसा हुआ है। तो जब आप लिखते हो, अ, गजलों को लिखा नहीं जाता, उनको कहा जाता है। शेर लिखे नहीं जाते, उनको कहे जाते हैं। लेकिन कविता और कहानियां लिखी जाती हैं। तो जब आप कुछ ऐसा लिखते हो और सुंदर है वो, किसी भी एक भावना या चीज की सुंदरता को दर्शाता है, तो हाथ जो जो दिल जो है, हार्ट, वो ऐसे खिल उठता है, और बहुत सुंदर महसूस होता है, और हमें अच्छा लगता है। वो वहां पर वो कवि या वो लेखक क्या कहना चाह रहा है, उसकी सोच से हम मेल खा सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे हमारी चेतना जो है, वो दिन प्रतिदिन खिलती है, ऊपर उठती है। हम जितना जो भी हम पढ़ते हैं, आध्यात्मिक हो, कहानी हो, लव स्टोरी हो, कुछ भी हो, जब उसमें कुछ सुंदर सी तरीके से बात लिखी जाती, अब या तो आप ये कह सकते हैं ये गुलाबी फूल बड़ा अच्छा है, या आप ये कह सकते हैं इस गुलाबी फूल की पंखुड़ियों में एक मासूम नवजात शिशु की मासूमियत थी, उसके होठों की
नरमी से बने थे इसके पंखुड़ियां, बनी थी इसकी पंखुड़ियां, और उसके पलकों की तरह छोटे छोटे बारीक कांटे जरूर थे उसकी डंडी पर चुभे नहीं, सुंदर लगे। कुछ भी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। और इसके मध्य में जब वो खिला, तो बीच में जब वो खिल रहा था गुलाब, वो गुलाबी नर्म छोटा सा गुलाब, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बच्चा किलकारियां ले रहा हो। दोनों बातों में कितना अंतर है। आप, जरूरी नहीं कि आप कविता करें, लेकिन एक बात कहने का तरीका है। अब बीवी पूछेगी मैं कैसी लग रही हूँ, पति का रिएक्शन हाँ ठीक है। दूसरा रिएक्शन, अरे वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो, कहाँ से ली ये ड्रेस। कितना फर्क पड़ गया। और इन दोनों रिएक्शन से बीवी को कितना फर्क पड़ता होगा, राइट। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी चेतना जो है वो दिन प्रतिदिन और उन्नति करती है, ऊपर उठती है। हम चेतना के ऊपर उंगली नहीं रख सकते, उसे पकड़ के नहीं ला सकते और ना साबित कर सकते हैं कि ये चेतना है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उसका जो फर्क है। जो आपके दिमाग ने सोचा या आपके दिल ने, एक एक बॉयफ्रेंड बोलता है आई लव यू, हो गया। डू यू लव मी, हाँ ऑफ कोर्स आई लव यू। कुछ महसूस हुआ, कुछ भी नहीं। और एक बोलता है आंखों में आंखें देखे बड़े प्यार से, शायद बोलना भी नहीं चाहा हो, हाउ आई लव यू, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू। कितना फर्क पड़ा। उनके एहसास आपके दिल तक पहुंचे, और जो इस्तेमाल कर रहा है वो कभी महसूस ही नहीं होगा कि ये प्यार है। कितना भी उससे प्यार हो, मन ही नहीं करेगा उससे बात करने का। हाँ ठीक है, मुझे प्यार है पर तुम्हें नहीं है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं अकेली ठीक हूँ। तो ये जो फर्क होता है आपकी भावनाओं में, जो आपके दिल का दिमाग महसूस करता है उसमें, और दिमाग के महसूस करने में या साबित करने में बहुत फर्क है। 37, चलो वन स्मॉल पैराग्राफ और आगे। वो कहती है कि इस ऊर्जा के शरीर के बारे में जो हम अगले सत्र में बात करेंगे इसके बारे में, तो हम देखेंगे कि इसका असर हमारे अलग अलग चक्रों पर कैसे पड़ता है, और हम अपने सारे चक्रों को कैसे उजागर कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं अपनी चेतना को आगे उन्नति कराने के लिए। और हमारा जो दिमाग है, हमारी जो समझ है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसका हमारी चेतना के साथ कैसे ताल्लुक है, और हमारे चक्रों के साथ कैसे इसका ताल्लुक है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चैप्टर अभी है, काफी है, तो फिर मैं इसको यहीं रोक देती हूँ। कहाँ गया। हाँ, हाँ। तो इंटीग्रेट आवर कॉन्शियसनेस एंड आवर इंटेलेक्ट्स बेटर विद इन आवर डेली लाइफ, ताकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दिमाग का और अपनी चेतना का सही इस्तेमाल करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। इस किताब को जरा जल्दी खत्म करने की है क्योंकि इतना वक्त है नहीं। ओके, आई विल सी यू सून, बाय।